आज हमारे एक लिसनर ने जो सोर्सेज भेजे हैं वे भारत में जमीन से जुड़े शायद सबसे बड़े सिरदर्द की बात करते हैं। अवैध कब्जा। अपनी ही जमीन पर कोई और बैठा है और उसे हटाना एक ऐसी लड़ाई बन जाती है जो सालों यहाँ तक कि पीढ़ियों तक खिंच जाती है। सही बात है। ये एक ऐसी उलझन है जहाँ कागजात आपके नाम के हैं पर जमीन का कंट्रोल किसी और के हाथ में होता है। बिल्कुल। और ये लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि इज्जत और मन की शांति की भी बन जाती है। और इसीलिए आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हम इन सोर्सेस के आधार पर यह समझेंगे कि पिछले 20 सालों में सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को देखने का अपना नजरिया कैसे बदला है। हाँ। बात सिर्फ कब्जा बनाम कागज की नहीं है, बल्कि ये समझने की है कि कैसे कोर्ट ने धीरे धीरे असली मालिकों के हक को इतना मजबूत कर दिया है कि अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। हाँ, और ये कोई मामूली बदलाव नहीं है, ये एक पूरी सोच का बदलना है। हम सिर्फ कानूनी फैसलों की लिस्ट नहीं देखेंगे बल्कि उस न्यायिक सफर को समझेंगे जिसने जमीनी हकीकत को बदलने की कोशिश की है। अच्छा। इन फैसलों ने न सिर्फ ये बताया कि मालिक कौन है बल्कि ये भी तय किया है कि अगर कोई आपकी जमीन पर कब्जा कर ले तो उसे हटाने में सरकार और पुलिस की क्या जिम्मेदारी है। चलिए तो फिर सीधे मुद्दे पर आते हैं। इससे पहले कि हम बड़े बड़े कानूनी सिद्धांतों में जाएं, उस सवाल का जवाब ढूंढते हैं जो शायद हर उस इंसान के मन में है जिसकी जमीन पर कब्जा हुआ है। स्रोत के मुताबिक अगर आज किसी को पता चले कि उसकी जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है तो उसे सबसे पहला मतलब कल सुबह क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहला काम है शांत रहकर स्थिति को समझना, और इसमें सबसे जरूरी चीज है 12 साल का नियम। अच्छा। ये लिमिटेशन एक्ट 1963 से आता है जिसमें एडवर्स पोजेशन यानी प्रतिकूल कब्जे का जिक्र है। अब ये सुनने में बड़ा कानूनी शब्द लगता है पर इसका मतलब सीधा सा है। मतलब अगर कोई आपकी जमीन पर 12 साल से ज्यादा रह ले तो जमीन उसकी हो जाएगी? ये तो बहुत डरावना है। हाँ, आम धारणा यही है, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा जटिल है। अगर कोई आपकी निजी जमीन पर 12 साल से ज्यादा समय तक बिना किसी रोक टोक के खुले तौर पर और आपके मालिकाना हक को नकारते हुए काबिज है तो वो मालिकाना हक का दावा कर सकता है। दावा कर सकता है, मालिक बन नहीं जाता। बिल्कुल, जमीन अपने आप उसकी नहीं हो जाती। पर हाँ, अगर कब्जा 12 साल से कम का है तो आपकी लड़ाई बहुत आसान है। 12 साल का आंकड़ा पार होते ही मामला बेहद पेचीदा हो जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए 12 साल नहीं हुए हैं, कब्जा भी नया है। अब क्या क्या सीधा कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे या कोई तेज रास्ता भी है? हमारे स्रोत एक बहुत तेज और असरदार रास्ते का जिक्र करते हैं जो है CRPC यानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145, 146 के तहत कार्रवाई। CRPC। हाँ, ये एक तरह से कानूनी फर्स्ट एड है। आपको थाने में एक अर्जी देनी होती है कि आपकी जमीन पर कब्जा हो गया है और इस वजह से वहां लड़ाई झगड़ा या शांति भंग होने का खतरा है। और पुलिस क्या करती है? पुलिस मौके पर जाकर एक रिपोर्ट बनाती है और उसे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी SDM को भेज देती है। SDM फिर दोनों पार्टियों को बुलाते हैं। अच्छा। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि SDM इस बात की गहराई में नहीं जाते कि जमीन का असली मालिक कौन है। वो बस ये देखते हैं कि कब्जा हाल ही में जबरदस्ती किससे छीना गया है। मतलब सिर्फ कब्जे की बात होती है, मालिक कौन है उसकी नहीं। सही। और अगर उन्हें लगता है कि आपसे कब्जा छीना गया है तो वो आपको कब्जा वापस दिलवा सकते हैं। अक्सर इस पूरी प्रक्रिया में 3 से 6 महीने ही लगते हैं। लेकिन क्या ये प्रक्रिया सच में इतनी सीधी है? आमतौर पे तो यही सुनने में आता है कि SDM के स्तर पर भी मामले सालों तक अटके रहते हैं। क्या स्रोत इस पर कोई रोशनी डालता है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है और यही वो उलझन थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाल के फैसलों में सुलझाया है, जिस पर हम आगे बात करेंगे। ठीक है। लेकिन हाँ, सिद्धांत रूप से ये सबसे तेज रास्ता है। इसके अलावा जो आम रास्ता है वो है दीवानी अदालत में मुकदमा करना। ये लंबा जरूर है पर इसमें आपके मालिकाना हक पर पक्की मोहर लगती है। इसमें आप कब्जा वापसी, मालिकाना हक की घोषणा और स्थायी रोक जैसे कई दावे एक साथ कर सकते हैं। स्रोत में एक और चीज का जिक्र था, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 6। ये क्या है और क्यों जरूरी है? ये एक तरह का ब्रह्मास्त्र है, लेकिन इसकी एक शर्त है। अगर आपको आपकी जमीन से बिना आपकी मर्जी के निकाला गया है और इस बात को 6 महीने से कम हुए हैं तो आप इस धारा के तहत केस कर सकते हैं। सिर्फ 6 महीने के अंदर? हाँ, इसकी सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये बहुत तेज काम करता है और इसके फैसले के खिलाफ अपील नहीं होती। कोर्ट सिर्फ ये देखता है कि 6 महीने पहले कब्जा किसके पास था।
बहुत दिलचस्प। और कोई व्यवहारिक सलाह जो श्रोतों में दी गई हो, जैसे क्या कब्जेदारों से खुद भिड़ जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत इस बारे में बहुत साफ है। सबसे पहली चीज, जैसे ही कब्जे का पता चले, वकील के जरिए एक कानूनी नोटिस भिजवाएं। वो क्यों? ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे वो 12 साल वाली गिनती वहीं रुक जाती है। और दूसरी बात, बल प्रयोग या गुंडागर्दी से हमेशा बचें। हाँ, ये तो है। कई बार लोग गुस्से में आकर खुद कब्जा हटाने पहुंच जाते हैं और फिर जमीन का मालिक ही मारपीट के आपराधिक मामले में फंस जाता है। इससे उसकी कानूनी स्थिति और कमजोर हो जाती है। सही बात है। दीवानी मामला तो चलता रहेगा, पर आप खुद एक फौजदारी केस में उलझ जाएंगे। तो ये सारी प्रक्रियाएं जिस कानूनी सोच पर टिकी हैं, उसकी नींव कुछ बहुत ही दिलचस्प अदालती फैसलों ने रखी है। हाँ, और स्रोत बताते हैं कि 2005 के आसपास आए कुछ फैसलों ने इस पूरे विमर्श की दिशा ही बदल दी। क्या थे वो मामले? इस पूरी सोच के बुनियाद 2 बड़े मामलों ने रखी। पहला था 2005 का राम गोवर्धन बनाम वरदप्पा नायडू केस। इस केस ने बेहतर हक यानी बेटर टाइटल का सिद्धांत दिया। बेटर टाइटल मतलब जब 2 लोग एक ही जमीन पर दावा करें तो अदालत देखेगी कि किसके कागजात ज्यादा मजबूत और कानूनी तौर पर सही हैं। इस एक फैसले ने जमीन के विवादों को जुबानी दावों और किसका कब्जा है कि बहस से निकालकर किसके कागजात असली हैं कि बहस पर लाकर खड़ा कर दिया। मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब खत्म करके जिसके कागज उसकी भैंस वाला नियम शुरू कर दिया। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं। और फिर आया 2011 का मारिया मारिडा केस। इस केस ने उस 12 साल वाले नियम की पूरी हवा निकाल दी, जिसका लोग गलत फायदा उठा रहे थे। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्ती से ये स्पष्ट किया कि प्रतिकूल कब्जे का दावा करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। असल में कोर्ट ने इस कानून के दुरुपयोग पर लगाम लगा दी। मतलब पहले ये कानून शायद भूमिहीनों को अधिकार देने के लिए था, पर अब ये जमीन पर कब्जा करने वालों का एक हथियार बन गया था। कोर्ट ने उस हथियार को ही एक तरह से बेकार कर दिया। लेकिन क्या इससे उन लोगों के साथ नाइंसाफी का खतरा नहीं है जो पीढ़ियों से किसी जमीन पर रह रहे हैं पर उनके पूर्वजों ने कभी कागज बनवाने की जरूरत नहीं समझी? ये नियम तो उन्हें एक झटके में बेघर कर सकता है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इस बहस का दूसरा पहलू भी है जिस पर हम आखिर में बात करेंगे। लेकिन मारिया मारिडा केस में कोर्ट का फोकस उन अतिक्रमणकारियों पर था जो जानबूझकर दूसरों की जमीन पर कब्जा करते थे। ठीक है। कोर्ट ने कहा कि प्रतिकूल कब्जा साबित करने के लिए आपको ये दिखाना होगा कि आपका कब्जा असली मालिक की जानकारी में खुला, शत्रुतापूर्ण और लगातार 12 साल तक था। इन शर्तों को एक साथ साबित करना लगभग नामुमकिन है। तो इन शुरुआती फैसलों ने ये तो साफ कर दिया कि भाई अब से कागज ही बोलेंगे, लेकिन जमीन पर जो कब्जा करके बैठा है उसे हटाएगा कौन? क्या मालिक को ही सालों तक कोर्ट में लड़ना पड़ेगा या सरकार की भी कोई जिम्मेदारी है? शायद इस पर अभी भी तस्वीर साफ नहीं थी। आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ ली। सिद्धांत तो बन गया, पर उसे जमीन पर लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है, इस पर एक बड़ी खामोशी थी। और इसी खामोशी को हाल के कुछ फैसलों ने तोड़ा है, जिसने इस कहानी में एक क्रांतिकारी मोड़ ला दिया। यहाँ से कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। स्रोत के अनुसार हाल के वर्षों में सुप्रीम कोर्ट ने न केवल मालिक के अधिकारों को मजबूत किया, बल्कि राज्य को भी सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। ये एक ऐतिहासिक बदलाव था और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 2020 का विद्या देवी बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार का मामला। अच्छा। ये फैसला इसलिए भी बहुत वजनदार है क्योंकि इसे 3 जजों की बेंच ने दिया था। कोर्ट ने कहा कि किसी की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करना, चाहे वो सरकार करे या कोई आम आदमी, वो सिर्फ एक दीवानी विवाद नहीं है, बल्कि वो विधि के शासन यानी रूल ऑफ लॉ का घोर उल्लंघन है। ये आपके संपत्ति के संवैधानिक अधिकार पर सीधा हमला है। और इसमें सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी? सबसे बड़ी बात ये थी कि कोर्ट ने कहा कि अवैध कब्जा हटाना सिर्फ मालिक की सिरदर्दी नहीं है, ये राज्य और पुलिस का कर्तव्य है। वाह। अगर आपकी जमीन पर कोई कब्जा करता है और पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करता, तो ये शासन की विफलता है। इस एक फैसले ने भूमि विवाद को एक निजी लड़ाई से उठाकर राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी के स्तर पर पहुंचा दिया। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब अब कोई मालिक थाने जाकर कह सकता है कि मेरी जमीन से कब्जा हटवाना आपका काम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। जी। पर क्या इससे जमीनी स्तर पर उन एसडीएम और अधिकारियों के काम करने के तरीके में कोई बदलाव आया? क्योंकि असली खेल तो वहीं होता है मां। बिल्कुल। और इसी कमी को 2024 के कैलाश चंद बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के मामले ने पूरा किया। अच्छा, ये बिल्कुल हाल का मामला है। हाँ,
इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से सीधे एसडीएम और निचले स्तर के अधिकारियों से बात की। कोर्ट ने निर्देश दिया कि जब आपके पास सीआरपीसी धारा 145 का मामला आए तो सिर्फ ये मत देखो कि आज मौके पर कौन बैठा है। तो क्या देखें? आपको ये भी देखना होगा कि कानूनी तौर पर वहां बैठने का हक किसका है। इसका क्या मतलब हुआ? थोड़ा और आसान भाषा में समझाएंगी? इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक तरफ कब्जेदार है और दूसरी तरफ वो इंसान है जिसके पास उस जमीन की रजिस्टर्ड सेल डीड है, तो एसडीएम को सेल डीड वाले के हक को प्राथमिकता देनी होगी। अच्छा। मालिकी का फैसला तो सिविल कोर्ट करेगा, वो बहाना ही छीन लिया। अब उन्हें दस्तावेजी हक को तवज्जो देनी ही पड़ेगी। वाह! तो इन सभी सिद्धांतों को एक असली कहानी से जोड़कर देखते हैं। स्रोत में मोहन राव विनाम मूर्ति केस का जिक्र है, जो इन सारी बातों को एक साथ पिरोता है। हाँ, ये एक क्लासिक केस है जो दिखाता है कि एक छोटी सी अनजाने में हुई गलती कैसे किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकती है, और कानून आखिर में सबूतों पर कैसे चलता है, भावनाओं पर नहीं। क्या था ये मामला? मामला बहुत सीधा सा था। मूर्ति नाम के एक शख्स ने 1965 में सर्वे नंबर 9 की जमीन खरीदी और उनके पास पक्के कागजात थे। और मोहन राव? कई दशकों बाद 1997 में मोहन राव ने पास वाली सर्वे नंबर 10 की जमीन खरीदी, लेकिन शायद किसी सर्वे की गलती की वजह से उन्होंने अपना 2 मंजिला घर गलती से मूर्ति की जमीन यानी सर्वे नंबर 9 पर बना लिया। अरे! उन्हें सालों तक पता ही नहीं चला कि वो गलत जगह पर घर बना चुके हैं। हे भगवान, ये तो किसी बुरे सपने जैसा है। अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाकर घर बनाया और एक दिन पता चलता है कि वो किसी और की जमीन पर है। बिल्कुल। तो जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने इस उलझन को कैसे सुलझाया? कोर्ट ने बहुत सहानुभूति दिखाई, लेकिन कानून के 3 मजबूत स्तंभों पर अपना फैसला सुनाया। पहला स्तंभ था 1965 की सेल डीड की पवित्रता। कोर्ट ने कहा कि मूर्ति का 1965 का रजिस्टर्ड दस्तावेज उनके मालिकाना हक का सबसे बड़ा और अटूट सबूत है। अनजाने में हुई गलती या इस बात पर कि अरे अब तो घर बन गया, इस आधार पर हम रजिस्टर्ड दस्तावेजों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। सही बात है। ये देश के संपत्ति कानून की नींव है। और दूसरा स्तंभ क्या था? दूसरा स्तंभ था कोर्ट द्वारा नियुक्त कमिश्नर की निर्णायक रिपोर्ट। कोर्ट ने किसी भी शक को मिटाने के लिए एक निष्पक्ष कमिश्नर नियुक्त किया और जमीन का फिर से सर्वे करवाया। और रिपोर्ट में क्या निकला? उस रिपोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि मोहन राव का घर इंच इंच मूर्ति की जमीन पर ही बना है। इस रिपोर्ट ने मामले से सारी अटकलों को खत्म कर दिया। और तीसरा स्तंभ जरूर उस प्रतिकूल कब्जे वाले दावे से जुड़ा होगा। एकदम सही। तीसरा स्तंभ था प्रतिकूल कब्जे के दावे को खारिज करना। मोहन राव के वकील ने दलील दी कि वो इतने सालों से वहां रह रहे हैं तो उन्हें प्रतिकूल कब्जे के तहत मालिक मान लिया जाए। कोर्ट ने इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आपका कब्जा शत्रुतापूर्ण नहीं था, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं था कि आप किसी और की जमीन पर हैं, आप तो उसे अपनी जमीन समझ रहे थे। हाँ, ये भी बात है। इसलिए प्रतिकूल कब्जे की शर्तें ही पूरी नहीं होती। आपका कब्जा सिर्फ एक अनधिकृत अतिक्रमण है, कोई कानूनी अधिकार नहीं। तो आखिरी फैसला क्या आया? और इस दर्दनाक कहानी से आम इंसान के लिए क्या सबक है? फैसला कठोर था, पर कानूनी रूप से सही। सुप्रीम कोर्ट ने मोहन राव को आदेश दिया कि वो अपना 2 मंजिला मकान खाली करके उसका कब्जा असली मालिक मूर्ति को सौंप दें। मकान भी? जी, पूरा मकान। और इस मामले से 3 बहुत बड़े सबक मिलते हैं जो हर जमीन खरीदने वाले को याद रखने चाहिए। वो क्या है? पहला, उचित परिश्रम यानी ड्यू डिलिजेंस ही आपका सबसे बड़ा बीमा है। जमीन खरीदने से पहले सरकारी सर्वे करवाना, टाइटल की जांच करवाना, ये सिर्फ औपचारिकता नहीं है। एक छोटी सी लापरवाही आपकी जिंदगी भर की कमाई डुबो सकती है। दूसरा, दस्तावेज का हक हमेशा जमीन पर कब्जे से बड़ा होता है। एक साफ और रजिस्टर्ड टाइटल डीड हमेशा गलत जगह पर हुए कब्जे पर भारी पड़ेगी, चाहे उस पर ताजमहल क्यों ना बनाया दिया गया हो। सही। और तीसरा, मुझे पता नहीं था, ये कोई कानूनी बचाव नहीं है। कानून ये मान के चलता है कि अपनी संपत्ति की हदों को जानना और उसकी रक्षा करना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। तो इन सभी फैसलों और इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? वे कौन से पक्के कानूनी सिद्धांत हैं जो अब भारत में जमीन के विवादों में हमारा मार्गदर्शन करेंगे? इन सभी स्रोतों के विश्लेषण से 4 बड़े सिद्धांत निकल कर आते हैं। पहला, दस्तावेजी प्रमाण की सर्वोच्चता। अब अगर कागज और कब्जे में टक्कर होगी
तो जीत हमेशा रजिस्टर्ड कागज की होगी। ठीक है। दूसरा, लंबा कब्जा मालिकाना हक नहीं है। सिर्फ सालों तक कहीं रहने से कोई मालिक नहीं बन जाता जब तक कि वो प्रतिकूल कब्जे की लगभग नामुमकिन शर्तों को पूरा ना कर दे। और बाकी तो सिद्धांत सरकार और प्रशासन की भूमिका तय करते हैं। हाँ, तीसरा सिद्धांत है संपत्ति की सुरक्षा में राज्य की भूमिका। अब अवैध कब्जा हटवाना सिर्फ मालिक की नहीं बल्कि राज्य की भी जिम्मेदारी है। यह कानून व्यवस्था का सवाल है। और चौथा, प्रक्रिया में कानूनी हक को प्राथमिकता। अब एसडीएम जैसे अधिकारियों को भी शुरुआती कार्रवाई में सिर्फ ये नहीं देखना कि मौके पर कौन है, बल्कि ये देखना है कि कागज किसके नाम पर हैं। ये बिल्कुल साफ है कि 2005 से 2024 तक का ये न्यायिक सफर संपत्ति के असली मालिकों के लिए एक मजबूत कानूनी कवच की तरह है। अब कम से कम कानून के स्तर पर दस्तावेज वाला मालिक पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। हाँ, कानूनी ढांचा निश्चित रूप से बहुत स्पष्ट और मजबूत हुआ है, लेकिन ये एक जरूरी सवाल भी खड़ा करता है जिस पर हमें सोचना चाहिए। वो क्या? जहां कानून अब दस्तावेजी स्वामित्व की इतनी मजबूती से रक्षा कर रहा है, वहीं उन लाखों लोगों का क्या होगा जो ऐतिहासिक या सामाजिक आर्थिक वजहों से पीढ़ियों से जमीन पर रह तो रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई कागज नहीं है। ये बहुत जरूरी सवाल है। आदिवासियों, घुमंतू समुदायों या गांव के सबसे गरीब तबकों का क्या होगा? ये साफ सुथरा कानूनी ढांचा देश के कई हिस्सों में बिना दस्तावेज वाले कब्जे की जो जटिल और मानवीय हकीकत है, उससे कैसे निपटेगा? ये इस कहानी की एक और गहरी परत है जिस पर शायद भविष्य में और मंथन की जरूरत होगी।